सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत है। सभी सदस्य अपने अपने इष्टों का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा नियमित रूप से कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। अभी जो कक्षा चल रही है हम लोगों की नई कक्षा है, जो कुंडली के नवम भाव से संबंधित महत्वपूर्ण विषय वस्तुओं पर हम लोग फलादेश कैसे करें यह सीखेंगे। साथ ही 3-4 अलग अलग प्रकार के विषय वस्तु हैं, जैसे कि आयु से संबंधित हम कैसे देखें, दशाफल का निर्णय कैसे करें, दो एवं तीसरा जो विषय वस्तु है वह है कुंडली में काल सर्प दोष क्या अभिशाप है या वरदान। ऐसे कई प्रकार के जो विषय वस्तु है वह नवम भाव से जो संबंधित हम लोग फलादेश करेंगे, वहां पर वह भी सीखने का प्रयास करेंगे। तो इससे पहले पूर्व की कक्षाओं में जो हम लोगों ने कुछ फलादेश के जो सूत्र हम लोगों ने पढ़े हैं, सो 2-3 कक्षाओं में उसकी पुनरावृत्ति हम लोग कर लेंगे। हालांकि फलादेश के जो सूत्र हैं वह काफी लंबे चौड़े, जितने पुस्तक में जितनी बातें हैं वह सभी फलादेश के सूत्र ही हैं। एक बार हम लोगों ने फलादेश के कायदे कितने होने चाहिए, कितने नियमों का उपयोग करते हुए हम लोग फलादेश करते हैं, उसके लिए जब हम लोगों की क्लास चली थी तो लगभग 1 महीने चला था। और 1 महीने में प्रतिदिन 10-20, 15-20 सूत्रों पर हम लोग चर्चा किया करते थे। लेकिन यह कक्षा तो लंबा 1 महीने नहीं चलेगा, 2-3 कक्षा होगी जिसमें हम लोग फलादेश के सूत्रों की पुनरावृत्ति, मुख्य मुख्य सूत्रों की पुनरावृत्ति कर लेंगे। तो सबसे पहले एक सफल ज्योतिषी को किन किन चीजों को समझना चाहिए। तो एक सफल ज्योतिषी को सभी राशियों के गुणधर्म, सभी ग्रहों के गुणधर्म, सभी भावों के गुणधर्म, सभी भावों के कारकत्वों के विषय में सही ढंग से जानकारी होना आवश्यक है। एक दूसरा, पहला सूत्र यह हुआ। पहला सूत्र क्या है? पहला सूत्र है कि यदि हम सभी को एक सफल ज्योतिषी बनना है तो सभी राशियों के गुणधर्म, सभी ग्रहों के गुणधर्म का बार बार अवलोकन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और किस भाव से किन किन विषय वस्तुओं का विचार किया जाता है यह तो खैर पढ़ने ही चाहिए, सप्ताह में एक बार तो पढ़ ही लेना चाहिए। ग्रहों के कारकत्व, भावों के कारकत्व की किस भाव से क्या देखा जाता है, कौन से ग्रहों का क्या क्या कारकत्व है, किस ग्रह से किन किन चीजों का विचार किया जाता है, इसको भी हम सबों को बार बार पढ़ना चाहिए। ये नहीं कि हमने पढ़ लिया, समझ लिया तो फिर उसको छोड़ दिए। यदि छोड़ दिए तो फिर ज्योतिष आपसे छूटता हुआ चला जाएगा। तो ग्रहों के गुण धर्मों के बारे में, राशियों के गुण धर्मों के बारे में हम लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा है और आने वाले दिन में 2 कक्षा और भी होगी। पहले हम लोग फलादेश के सूत्रों पर कुछ चर्चा करें। तो सबसे पहले नैसर्गिक शुभग्रह एवं नैसर्गिक अशुभ ग्रहों को हम सबों को पहचानना चाहिए। तो हम सब पूर्व से जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति एवं शुक्रदेव ये सदैव शुभग्रह, नैसर्गिक शुभग्रह होते हैं। सूर्यदेव क्रूर ग्रह हैं, मंगल देव क्रूर एवं पापग्रह दोनों हैं, शनि, राहु एवं केतु ये तीनों पापक ग्रह हैं। बुध जिस ग्रह के साथ में होता है उस ग्रह के गुण धर्म के अनुसार एक शुभाग्रह भी हो जाते हैं, पापग्रह भी हो जाते हैं। या यदि कुंडली में बुध देव कहीं अकेले रहते हैं तो शुभाग्रह का काम करते हैं। क्षीण चंद्रमा पापग्रह का भी काम करता है या कमजोर है। क्षीण चंद्रमा को पापग्रह कहा गया है। और क्षीण चंद्रमा क्या है? तो सूर्य से जितना ज्यादा नजदीक होगा उतना ही ज्यादा क्षीण होगा, सूर्य से जितना ही ज्यादा दूर होगा उतना ही ज्यादा बलवान होगा। तिथियों के हिसाब से शुक्ल पक्ष के 10वीं से लेकर कृष्ण पक्ष के 5वीं तक काफी बलवान चंद्रमा होता है। अमावस्या के 5 रोज पहले से लेकर 5 रोज बाद तक, यानी कृष्ण पक्ष के 10वीं से लेकर शुक्ल पक्ष के 5वीं तक क्षीण चंद्रमा होता है, बीच का चंद्रमा मध्यम होता है। तो यह तो नैसर्गिक शुभाग्रह। इसके बाद में व्यवहारिक शुभाग्रह भी होते हैं, व्यवहारिक अशुभ ग्रह भी होते हैं। व्यवहारिक शुभाग्रह कौन है? तो तीसरे, छठे, 8वें एवं 12वें।
तीसरे, छठे, आठवें एवं 12वें, ये व्यवहारिक अशुभ ग्रह है। इन भावों के स्वामी व्यवहारिक अशुभ ग्रह हो जाते हैं। तीसरा भाव में क्रूरता है, तीसरे भाव के स्वामी में क्रूरता होता है, इसलिए छठे भाव के स्वामी में बीमारी कर्ज होता है, इसलिए अशुभ। आठवें भाव के स्वामी लंबी बीमारियों को दर्शा देते हैं, 12वां भाव सजा का दर्शाता है, लंबी बीमारी, अस्पताल भर्ती इत्यादि का दिखलाता है, इसलिए ये व्यवहारिक अशुभ ग्रह हो गए तीसरे, छठे, आठवें एवं 12वें के स्वामी। 11वें के स्वामी बुरे फल देते हैं, लेकिन इनमें शुभता भी है, यह आय को वृद्धि भी करते हैं, यह लाभ भाव भी है, आय यहीं से मिलती है, समृद्धि के मुख्य जड़ वही है, आय ही है, हमारी संपन्नता, हमारी समृद्धि का मुख्य जड़ 11वां भाव ही है। इसलिए व्यवहारिक दृष्टिकोण से इन्हें बुरा ग्रह नहीं कह सकते। हाँ, बीमारियों के लिए थोड़ा सा है, देते हैं, बोलो क्यों। हम ये नहीं कहते कि 11वें भाव के स्वामी पूर्ण शुभ ग्रह है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टिकोण से कुछ हद तक ठीक है। शेष सभी भावों के स्वामी लग्न, दूसरा, चौथा, पांचवा, सातवां, नौवां, 10वां एवं 11वें भाव के स्वामी व्यवहारिक शुभ ग्रह होते हैं। तो व्यवहारिक शुभ ग्रह, व्यवहारिक पाप ग्रह के बारे में हम लोगों ने समझा। अब चलते हैं ग्रहों के बीच के संबंधों पर भी हम लोग चर्चा कर लें। संबंध सामान्यतः 5 प्रकार के होते हैं। यदि एक ग्रह, अब वह कौन कौन से है इसकी भी पुनरावृत्ति कर ले। यदि किसी दो ग्रहों की आपस में युति हो, एक ही जगह एक ही भाव में दो ग्रहों की युति हो, यह भी एक संबंध है। यदि एक दूसरे की राशि में होते हैं, यह भी एक संबंध है। दूसरी बात आ गई, यानी कि ग्रहों की युति, जैसे कि सूर्य मंगल यहीं पे हो गया तो यह संबंध हो गया। अगर यहाँ पर 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, अब यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति यहाँ बैठ जाए, शुक्र देव यहाँ पर बैठ जाए, तो यह राशि परिवर्तन भी हो गया। किसका किसका राशि परिवर्तन हुआ? सप्तमेश एवं द्वादशेश का राशि परिवर्तन हुआ, पंचमेश एवं दशमेश का राशि परिवर्तन एवं भाव परिवर्तन दोनों ही हो गया। तो राशि परिवर्तन से ज्यादा प्रमुखता भाव परिवर्तन का होता है। अगर यह सप्तमेश एवं द्वादशेश का भी राशि परिवर्तन कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? जी कहा जाएगा गुरुदेव, कहा जाएगा। और पंचमेश एवं दशमेश का भी राशि परिवर्तन कहा जाएगा। तो राशि परिवर्तन यह भी हुआ, राशि परिवर्तन यह भी हुआ, लेकिन इसमें एक परिवर्तन और जुड़ गया, भाव परिवर्तन भी है। तो यहाँ पर 2 गुण आ गए, यहाँ पर एक ही है, इसलिए ज्यादा फल यहाँ का हुआ। तो 2 प्रकार के यह हुए। तीसरा संबंध भी होता है, यानी कि पहला हो गया युति, दूसरी हुआ राशि परिवर्तन या भाव परिवर्तन। यह पहला यह हुआ, दूसरा यह हुआ, तीसरा केंद्र या त्रिकोण में, केंद्र या त्रिकोण में अगर कोई भी ग्रह एक दूसरे से त्रिकोण में है तो भी संबंध होता है। एक दूसरे से त्रिकोण में होते हैं तो भी संबंध होता है, या एक दूसरे से केंद्र में होते हैं तो भी संबंध होता है। अब मान लीजिए कि मंगल यहाँ पर है, तो मंगल से त्रिकोण यहाँ पर सूर्य हो गए, तो मंगल सूर्य का संबंध हो गया, या सूर्य यहाँ हो गए तो भी संबंध मंगल से हो गया त्रिकोण। या सूर्य देव केंद्र में भी मंगल से है, जैसे कि सूर्य देव यहाँ हो जाए, सूर्य देव यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ सूर्य देव हो जाए,
8 9 10 यहाँ सूर्यदेव हो जाए। यानी कि केंद्रीय प्रभाव एवं त्रिकोण का भी प्रभाव होता है। केंद्रीय प्रभाव दूसरा होता है और त्रिकोण का प्रभाव दूसरा है। दोनों ही प्रभावों में अंतर होता है। केंद्रीय प्रभाव पालन पोषण का होता है। केंद्रीय प्रभाव पालन पोषण का होता है। पालन पोषण का होता है, रख रखाव का होता है। जबकि त्रिकोण का संबंध ज्ञान से होता है। ज्ञान के सहारे मदद करेंगे और यह पालन पोषण करेंगे। अब यहाँ पर एक बात आप सबको स्पष्ट होती हुई प्रतीत होगी कि हम लोगों ने पूर्व की कक्षा में पढ़ा है कि यदि चंद्रमा कुंडली के 6ठे 8वें 12वें भाव में पाप पीड़ित हो, खराब हो, नीच के हो तो अरिष्ट योग होता है। अरिष्ट योग होता है। होता है, ऐसा हम सबों ने पढ़ा है। परंतु हम सबों ने यह भी पढ़ा है कि यदि चंद्रमा अरिष्ट कारक योग बनाता हो और केंद्र में देवगुरु बृहस्पति बलवान स्थिति में, अच्छी स्थिति में हो तो अरिष्ट योग भंग हो जाता है। यानी कि कुंडली के सबसे बड़े शुभ ग्रह केंद्र में बलवान होकर के हो गए तो किसका, केंद्र को यह फल दे रहे हैं, पालन पोषण कर रहे हैं। जब शुभ ग्रह पालन पोषण कर रहा है तो इस अरिष्ट का फल नहीं मिला, यानी कि अरिष्ट भंग हो। पालन पोषण किसको करना है? केंद्र। अरिष्ट भंग बुद्धि का परिचायक नहीं है, स्वास्थ्य निरक्षा करता है, व्यक्ति के जीवन को लंबा। तो संबंध बनती ही बनती है। दोनों संबंधों में क्या अंतर है सो हम लोगों ने चर्चा की है। अब तीसरा तो हो गया, अब केंद्र त्रिकोण की। चौथा भी होता है, यदि कोई ग्रह एक दूसरे से पूर्ण दृष्टि में हो, एक दूसरे से, पूर्ण दृष्टि में हो। अब यही सूर्य गुरु की पूर्ण दृष्टि है तो आपस में तो केंद्र में भी हो गए। परंतु कुछ ग्रहों की स्थितियां ऐसी भी होती है, हालांकि वैसी तो कोई दृष्टियां नहीं होती किसी ग्रहों की। अगर मंगल है, शनि यदि यहाँ पर हो गए तो केंद्रीय प्रभाव भी हुआ, अगर मान लिया जाए उड़ जाते हैं। अगर यहीं पे मंगल है और शनि यहाँ पर है, मंगल चौथी दृष्टि देख रहा है, शनि 10वीं दृष्टि देख रहा है, एक दूसरे से दृष्टि में आ गए, एक दूसरे से केंद्र में भी है, या साथ में हो गए तो भी एक दूसरे से परस्पर दृष्टि हो गई। यह भी संबंध है, यह भी संबंध है, परस्पर दृष्टि संबंध भी बतलाई गई है। अब इसके बाद में एक संबंध और भी है। मान लिया कि कोई ग्रह किसी ग्रह के राशि में हो, इसको हम लोग कैसे समझेंगे? यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब कोई ग्रह किसी ग्रह की राशि में हो, अब मान लीजिए कि मंगल यहीं पे हो गया, किसकी राशि में हो गया? सूर्य की राशि में हो गया ना। जी। तो यह सूर्य को प्रभावित कर, और सूर्य को प्रभावित कर दिया या सूर्य के गुणों को मंगल ले लिया और मंगल के द्वारा सूर्य देखा जा रहा। भले किसी राशि में क्यों नहीं, यानी कि कोई एक ग्रह दूसरे ग्रह की राशि में बैठ करके उस ग्रह को देख रहा हो, यह भी एक संबंध बनता है। लेकिन यह संबंध उतना फलदायी नहीं होता गुरुदेव। नहीं होता, लेकिन संबंध तो बन ही जाता है। क्योंकि मंगल सूर्य की राशि में बैठ गया, सूर्य के गुण धर्मों को वह समावेशित किया मंगल,
और मंगल के द्वारा सूर्य देखा जा रहा है, तो मंगल से प्रभावित सूर्य हो गया, और सूर्य की राशि में मंगल बैठ गया तो सूर्य मंगल के गुणों से प्रभावित हो गया। तो दोनों एक दूसरे के गुणों से प्रभावित हुए कि नहीं हुए? हुए। हो गए। इन चीजों को भी हम सबों को रखना चाहिए। एक चीज और है, कभी कभी ग्रह अच्छे स्थिति के होकर भी निर्बल हो जाते हैं, कभी कभी ग्रह अच्छे स्थिति के होकर भी